हेलो। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एंटी टॉप में। आज हम करने वाले हैं पॉल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बेल्जियम और श्रीलंका से। बेल्जियम और श्रीलंका, हम तो इंडियंस हैं ना, कोई नहीं, चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका दो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमारी पावर शेयरिंग है उसे प्रैक्टिस किया जाता है। पावर शेयरिंग को हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब आप एक गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल पे पावर को शेयर कर रहे हो। मतलब ये कि जैसे हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर नीचे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे तो बेल्जियम में सॉरी, जो पंचायत हैं, जो म्यूनिसपैलिटी है, वो सब, तो वो एक पावर शेयरिंग है। फिर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। वैसे ही बाकी कंट्रीज़ में भी जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं और सच में हैं, उनमें भी पावर शेयरिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि पावर शेयरिंग प्रैक्टिस की कैसे जाती है। इसके लिए हमने दो एग्जांपल लिए, एक तो अपना ये बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है आपका बेल्जियम और श्रीलंका का। तो सबसे पहले तो बेल्जियम के बारे में आपको बता दूँ, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो कि हरियाणा, जो हमारा स्टेट है, जो हमारे बगल में ही है, हरियाणा, उससे भी क्या कहते हैं साइज़ में छोटा है। ओके, इसका जो बॉर्डर है ये फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो व, वो 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर है, सॉरी, वो 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर है, जिनमें से जो 59% लोग हैं, यानी जितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, उनके 59% लोग डच हैं, 40% फ्रेंच है, और बाकी बचे हुए जो 1% है वो जर्मन है। ठीक है। अब वैसे वहाँ पे बात करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका के जो 74% पीपल है, उनकी टोटल पॉपुलेशन जो है अराउंड 2 करोड़ है, और उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें से 74% सिन्हाला है, और बाकी बचे हुए 18% तमिल्स हैं। इन तमिल्स में दो सब ग्रुप्स बने हुए हैं, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो अपन देखते हैं कि ये बेल्जियम का क्या सीन है। तो बेल्जियम के बारे में मैंने आपको बताया कि 59% यहाँ पे डच हैं, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, कहीं मार कर चलता लिख दी तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा, कोई नहीं, वो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। खैर, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें उल्टा है। उल्टा मतलब ये कि यहाँ पे आप देख सकते हो 59% डच है, यानी कि इनकी मेजॉरिटी है। ये पूरे कंट्री में अपनी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और वहीं फ्रेंच जो है वो 40% है, ये माइनॉरिटी है। लेकिन जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे जो 80% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच है, और 20% पॉपुलेशन डच है। मामला उल्टा हो गया। तो अब क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको 4 बार अमेंड किया। मतलब 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदली, ताकि सही तरीके से पावर शेयरिंग हो, और हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, जितनी भी हमारे देश की पॉपुलेशन है, वो आराम से भाईचारे के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ आराम से रह सके, और कोई भी वॉर या फिर किसी भी तरीके की टेंशन ना हो। ठीक है। तो अब सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. इसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो डच से पावरफुल भी थे और रिच भी थे, जो कि डच लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हम मेजॉरिटी के लोग हैं तो हमारे पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, 1950 से लेकर 1960 के बीच में इनके बीच में बहुत सारे टेंशन्स बने रहे। लेकिन बाद में जाके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई, ब्रूसेल्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे माइनॉरिटी जो फ्रेंच लोग थे उनकी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हो रखी थी, यानी जिनकी देश में से 40% पॉपुलेशन है वो कैपिटल में जाके 80% बैठे हुए हैं, और वहीं जिनकी देश में मेजॉरिटी है 59%, वो लोग 20% है वहाँ पे बस। जिसकी वजह से टेंशन ये था कि अगर कैपिटल सिटी ब्रूसेल्स में मामला गर्म हुआ तो फिर देश पूरा चकनाचूर हो जाता। इसलिए इन्होंने जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंड किया, जिसका एक नाम दिया गया बेल्जियन मॉडल, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अब आते हैं अपने छोटू से श्रीलंका पे। श्रीलंका के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु के कुछ ही किलोमीटर के बाद आ जाता है। रामायण में तो सबने पढ़ा ही होगा। खैर खैर ऑफ टॉपिक ना जाते हुए, अब
इस कंट्री में क्या हुआ, 74% सिन्हाला थे, 18% तमिल थे। भैया बाकी 2% छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, जितना आ रहा है उतना पढ़ते हैं, अभी एक्स्ट्रा नॉलेज बाद में। तो ये जो 74% सिन्हाला थे ये मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन ये जो 18% तमिल थे इनमें क्या था, इनमें 13% जो लोग थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे। श्रीलंकन तमिल्स भैया मतलब ये कि 13% लोग श्रीलंका के नेटिव्स थे, तो बाकी बचे हुए 5% क्या थे, बाकी बचे हुए 5% जो थे वो इंडियन तमिल्स थे। उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो फोर फादर्स थे, वो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर बन के जो है कॉलोनियल पीरियड की टाइम में आए थे यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स बन के। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ और 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उन्होंने वापस इंडिया आने से मना कर दिया और कहा कि नहीं भाई हम इधर ही रहेंगे। लेकिन 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 जब ये रिपब्लिक बना, इनकी गवर्नमेंट बनी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम आया, तब इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेने शुरू कर दिए। मतलब ये कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को ही अपना सबसे बड़ा क्या कहते हैं वो एम बना लिया कि हमें सिर्फ मेजॉरिटी पे ही ध्यान देना है, ये तमिल्स हमारे लिए कुछ नहीं है, इनका नाम निशान मिटा दो, जो करना है करो, हमारे लिए सिर्फ सिन्हाला से इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1956 में बुक में लाइन भी लिखी हुई है कि इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि 1956 में सिन्हाला गवर्नमेंट ने, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके तहत सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का। यानी कि इन्होंने तमिल्स को एकदम साइड फेंक दिया कि भाई तुम जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे हमारे इंडिया में कितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स यूनिवर्सिटी के लिए पेपर होते हैं, वैसे ही श्रीलंका में भी कितने सारे पेपर होते ही होंगे, ज़रूर होते होंगे, हर कंट्री में होते हैं। वैसे ही श्रीलंका वालों ने लेकिन क्या किया, अब हमारे देश में जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे SC ST वालों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था, जनरल वालों की अब कोई वो नहीं है खैर कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप, अगर जनरल कास्ट के हो तभी आप अंदर जा सकते हो। लेकिन सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम तमिल्स को कोई भी जॉब या यूनिवर्सिटी के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे। वी विल ओनली प्रेफर द सिन्हाला पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री हु कम्स टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एप्लीकेशन और जॉब्स। यानी कि इन्होंने पूरा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया साफ साफ कि भाई तमिल्स तुम जाओ यहाँ से, हम सिर्फ सिन्हाला को दे रहे हैं, जो भी जॉब है या फिर जो एप्लीकेशन है, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन है, वो हम सिर्फ सिन्हाला के लिए ही अप्रूव करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, अच्छा जो ये तमिल्स थे ना, इनमें कुछ मुस्लिम्स भी थे, इनमें हिंदू भी थे, इनमें क्रिश्चियन भी थे। लेकिन सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म चलेगा, जो कि मोस्ट ऑफ दी सिन्हालास जो है फॉलो करते थे। यानी कि इन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई एक ही लैंग्वेज है, आपको बोलनी है बोलो वरना यहाँ से जाओ। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी जॉब्स और फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रेफरेंशियल मेथड शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने अब रिलीजन के ऊपर बात ला दी, जिसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे मतलब जो है टेंशन्स क्रिएट हुए। इनफैक्ट यहाँ पे एक सिविल वॉर भी हुई थी जो कि 2009 के आसपास में एंड हुई थी। तो इसके बाद होता क्या है आखिरकार, अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या किया। तो मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में कैसे मतलब 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे, 1% जर्मन थे, जो भी थे, मतलब इतना समझ ही गए होंगे अब आप लोग। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने तो बोल दिया साफ साफ कि हम खाली सिन्हाला को दे रहे हैं अपना जो भी है, तुम जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ तुम। लेकिन बेल्जियम वालों ने क्या किया, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले तो 4 बार अमेंड किया कि भाई 4 बार हमने ठीक किया कि भाई एट एंड हम ये कह सके कि हाँ हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास जो पॉपुलेशन है उनके बीच में कोई टेंशन नहीं है, सब सुख शांति से आराम से जी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 3 तरह की इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट होती है कंट्री की, जो पूरी कंट्री को हैंडल करती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद बना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि एक तीसरे तरीके की जो है गवर्नमेंट थी। अब इनका काम क्या था, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक रूल बनाया गया कि हर एक जो तीनों के तीनों यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो भी पॉपुलेशन है इनकी, जितनी भी परसेंटेज है डच फ्रेंच जर्मन, हर एक कम्युनिटी से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी इलेक्टेड एज दी सॉरी क्या कहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एक सेकेंड, हाँ बुक में भी लाइन लिखी हुई है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जितने भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं
उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ना एक ज़्यादा ना एक कम। इसके बाद एक और रूल बनाया गया कि जो कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल लॉ इनको अपना पास करना है, कुछ जिससे पूरे देश में कुछ अफेक्ट पड़ सकता है, उसके लिए हर एक कम्युनिटी के मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो स्पेशल लॉ पास होगा, वरना किसी यूनिलेटरली आप मतलब पास नहीं कर सकते, कोई एक जो कम्युनिटी वो पास नहीं कर सकती। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बार अमेंड हुआ, तो 1970 से लेकर 1993 के बीच में इन्होंने अपना जो बेल्जियन मॉडल, जो कि नाम दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ोगे, पेज नंबर 4 है, बाय द वे आपको बता दूँ मैं, पेज नंबर 4, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, उनमें से बहुत मेजॉरिटी ऑफ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी थी। ठीक है, और हाँ, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे चलना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट थी। इनको बार बार जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जानता कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। नेक्स्ट क्या है, ब्रूसेल्स हैज़ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जब मैंने आपको बताया ना कि ब्रूसेल्स में 80% डच फ्रेंच हैं, 20% डच हैं, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, और इसमें भी बोल दिया कि इक्वल नंबर ऑफ़ पीपल होने चाहिए। ठीक है, इस ना एक ज़्यादा ना एक कम। और उसके बाद लास्ट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा मैंने आपको बताया एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था, इनका काम ये था कि जो तीनों कम्युनिटीज़ थी, इनके एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज रिलेटेड इशू जितने भी होते थे, इनका काम था उनको रिजॉल्व करना, कि मतलब इनके बीच में लड़ाइयाँ ना हो, एजुकेशन के लिए महामारी ना हो, कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, अब एक और यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बेल्जियन मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि एक्चुअली में है। आप बाकी कंट्रीज़ के जितने भी जो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक है, अपने इंडिया की ही देख लो आप, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी पावर शेयरिंग के तरीके हैं, उसके हिसाब में बेल्जियन मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी इस तरीके से बटी हुई है। इनफैक्ट अगर माना जाता है कि बाई चांस कह लो कि अगर जो ब्रूसेल्स में जो सीन था कि 80% डच की जगह 80% फ्रेंच है, 20% डच है, वो ना होता तो शायद से इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत होती नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बेल्जियम का ये जो मॉडल था, बेल्जियन मॉडल जो था, वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा था। इनफैक्ट इतना अच्छा काम कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन का जो मेन हेडक्वार्टर्स है, जो कि पूरे सारे यूरोप के सारे कंट्रीज़ का एक यूनियन है, उसका मेन हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में ही बनाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा काम किया होगा इसने। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। खैर इनमें से आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये लिख लीजिए कि what led to the tension between Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच लोग थे वो कि रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे डच स्पीकिंग से, तो जिसकी वजह से 1950 से 1960s के बीच में उनके बहुत टेंशन थी। तो वही आपको एज अ 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन लिखना है। और एक और क्वेश्चन आपको, श्रीलंका में जो मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी को कैसे इन्होंने स्पून फीड करना शुरू कर दिया था कि भाई मेजॉरिटी हमारे लिए भगवान है, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि व्हाट वर द मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, आज के लिए बस यही 2 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे, थैंक यू।